आज का हमारा एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। पिछले कुछ क्लासों में हमने पूरी तरीके से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया था। आज हमारा टॉपिक होने वाला है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। तो इसके बारे में भी हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्शन ले चुके थे, है ना, यानी कि बहुत पहले वाले क्लास में हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग आज जानेंगे और भी क्या इसमें कुछ खास बात लिखा हुआ है। जैसे इसका डेफिनेशन तो पहले हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है द इंडस्ट्री विच गेट्स इट्स रॉ मटेरियल फ्रॉम मिनरल इज नोन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। जिस प्रकार से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में अपना वो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से लेता था, उसी प्रकार से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में यदि इंडस्ट्री मिनरल्स को इस्तेमाल करता है एज अ रॉ मटेरियल तो वो हमारा कहलाएगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। यानी कि ऐसा इंडस्ट्री जो कि मिनरल्स को रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करता है, उसी को हम लोग कहेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, आगे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील क्या है? मिनरल है। ठीक है, उसी प्रकार से सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट क्या है? मिनरल है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट सॉरी केमिकल था यहाँ पे, मैं सॉरी मिस्टेक हो गया। केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एटसेट्रा। तो ये इतने सारे हमारा जो इंडस्ट्री है ये सारे के सारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हैं। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में हमारा जो पहला टाइप है, जो हमारा पहला टॉपिक है, वो हमारा होगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। चलिए इसी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखिए, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर द बेसिक इंडस्ट्री बिकॉज ऑल। अच्छा, इसको ना आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा गया है। मालूम है क्यों बेसिक इंडस्ट्री कहा गया है? क्योंकि देखिए, बिकॉज ऑल द अदर इंडस्ट्रीज लाइक हैवी, मीडियम एंड लाइट इंडस्ट्री डिपेंड ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर मशीनरी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अलावा जो भी आपका, चाहे वो हैवी इंडस्ट्री हो, मीडियम इंडस्ट्री हो, चाहे लाइट इंडस्ट्री हो, जो भी इंडस्ट्री हो, यदि उसको मशीन की जरूरत पड़ती है तो वो मशीन आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से ही मिलता है। यानी कि किसी प्रकार के इंडस्ट्री को यदि मशीन का जरूरत पड़ता है तो वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से ही उसका जरूरत पूरा होता है, इसीलिए हम लोग इसको बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, आगे स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। स्टील का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स का मतलब क्या हो गया? जो कि थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग के तौर पे इस्तेमाल होता हो। जैसे कोई इंजीनियर है, जैसे मान लीजिए सपोज, तो यदि वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है तो हो सकता है कि वहाँ पे स्टील का जरूरत पड़ जाए, है ना। तो ये चीज़ आप जानते हैं। उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल में मतलब क्या? जैसे बहुत बार हमको रड लगाना पड़ता है, फिर से हम बहुत बार ऐसा भी होता है जहाँ पे हमको स्टील की चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो हो गया हमारा। फिर से डिफेंस में, मेडिकल में, टेलीफोनिक में, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि स्टील का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाने में करते हैं। ठीक है, आगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ए हैवी इंडस्ट्री। ये एक ऐसा इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है। हमने आपको बताया था हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री क्या होता है। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ये एक हैवी इंडस्ट्री है। क्यों? बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बल्की। तो ये हैवी इंडस्ट्री इसलिए है क्योंकि ये जो भी चीज़ एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है या फिर ये जो भी चीज़ बनाता है एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, वो दोनों एक हैवी और बल्की होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड लाइम स्टोन आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर स्टील इन द रेशियो 4:2:1। यानी कि स्टील को बनाने के लिए आयरन ओर, कोकिंग कोल एंड लाइम स्टोन का जरूरत पड़ता है, वो भी किस रेशियो में? 4:2:1 के रेशियो में। यहाँ पे कोकिंग कोल क्या है? कोकिंग कोल का मतलब बेसिकली जो हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो कि हाई क्वालिटी का होता है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। फिर से आयरन ओर का और लाइम स्टोन का इस्तेमाल करते हैं स्टील को बनाने के लिए, लेकिन याद रखिएगा 4:2:1 के रेशियो में। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि स्टील बनाना है, सपोज मान लीजिए, हालांकि स्टील कम भी बनाया जा सकता है, ज़्यादा भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि यदि आपको स्टील बनाना है तो आपको उसमें 4 kg क्या चाहिए? आयरन ओर चाहिए। 2 kg क्या चाहिए? कोकिंग कोल चाहिए। लाइम स्टोन कितना चाहिए? 1 kg चाहिए। बस ये बस एक एग्जाम्पल था, अनुमान था बस। ठीक है, लेकिन यदि आपको बहुत बनाना है, टन में बनाना है, 1 टन 2 टन, तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन रेशियो हमेशा 4:2:1 ही रहेगा। आगे सम क्वान्टिटीज ऑफ मैग्नीशियम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। अच्छा, स्टील कितना हार्ड होता है? तो स्टील क्या अपने आप हार्ड होता है? नहीं, उसमें आपको मैग्नीज डालना पड़ता है।
मैग्नीज का इस्तेमाल करके आप स्टील को हार्ड करते हैं। ठीक है, आगे टुडे यदि हम लोग आज का बात करें तो इंडिया प्रोड्यूसेस 32.8 मिलियन टन्स ऑफ स्टील। ये डाटा है जो कि आज भारत इतना स्टील को प्रोड्यूस कर रहा है। कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 32.8 मिलियन टन्स। आगे इंडिया इज इन द 9th पोजीशन अमंग द वर्ल्ड इन स्टील प्रोडक्शन। स्टील के प्रोडक्शन में दुनिया में हमारा भारत कितने नंबर पे है? 9वें नंबर पे है, 9th पोजीशन पे है। उसके बाद द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इज 32 kg पर एनम। देखिए पर कैपिटा कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि भारत में हर एक आदमी एक साल में कितना स्टील यूज करता है? 32 kg स्टील यूज कर लेता है। क्या खाने के लिए? नहीं, यानी कि यूज करने के लिए, है ना। ये एक ऑन एन एवरेज है बस। तो अब जैसे मान लीजिए सपोज एक छोटे बच्चा का जन्म हुआ, तो वो छोटा सा बच्चा भाई क्या स्टील का यूज करेगा? लेकिन हो सकता है कि उसको रहने के लिए जो घर बनाया जाए वो थोड़ा बहुत स्टील का वहां पे इस्तेमाल हुआ हो। तो एक ऑन एन एवरेज भारत के पॉपुलेशन को देख के ये डाटा निकाला गया है कि भारत में एक आदमी एक साल में लगभग 32 kg स्टील यूज कर लेता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर 10 प्राइमरी एंड मैनी मिनी स्टील प्लांट्स इन इंडिया। तो भारत में 10 बहुत ही बड़े बड़े इंडस्ट्री हमारे ऐसे हैं जो कि स्टील के प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि स्टील को बनाते हैं। और बहुत सारे हमारे छोटे छोटे स्टील प्लांट्स भी भारत में हैं। लेकिन याद रखिएगा कि 10 बहुत ही बड़े बड़े प्लांट हैं, ठीक है, और छोटे मोटे तो बहुत सारे हैं, गली गली में भी है। आगे मोस्ट ऑफ द स्टील प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इज थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। अच्छा, पिछले कुछ क्लासों में ना हमने सेल का मतलब आपको नहीं बताया था, है ना। तो यहाँ पे जाकर देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अधिकतर जो गवर्नमेंट स्टील प्रोड्यूस करती है ना, यानी कि यदि गवर्नमेंट स्टील प्रोड्यूस कर रही है तो वो किसके तहत करेगी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत करेगी, यानी कि SAIL के तहत करेगी। बात समझ आ रही है? जैसे जितने भी आपको नेशनल हाईवे दिखते हैं वो नेशनल हाईवे कौन बनाते हैं? NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो बनाता है। ठीक है। अच्छा, ये क्या किसी आदमी का नाम है क्या? नहीं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस हाईवे को बनाने का काम करते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन गवर्नमेंट यदि स्टील प्रोड्यूस करती है तो वो किसके तहत? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत। शॉर्ट में हम लोग इसको कहते हैं SAIL। ठीक है, ये गवर्नमेंट का बात हो रहा है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। आगे उसी प्रकार से मोस्ट ऑफ द स्टील प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल इज थ्रू टिस्को इन द नेम ऑफ टाटा स्टील। यानी कि यदि एक हम लोग प्राइवेट का बात करें तो प्राइवेट में सबसे ज्यादा यदि कोई स्टील प्रोड्यूस करता है तो वो है आपका टिस्को। किस नाम पे? टाटा स्टील के नाम पे। बात समझ में आ रही है? हालांकि और भी लोग प्रोड्यूस करते हैं स्टील, लेकिन ये सबसे ज्यादा है और सबसे आगे है। ठीक है, आगे टुडे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। आज दुनिया में सबसे ज्यादा स्टील कौन प्रोड्यूस कर रहा है? चाइना कर रहा है। और हमारा भारत कितने नंबर पे है? 9वें नंबर पे है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ऑल्सो चाइना इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। तो चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा स्टील बनाता भी है और कंज्यूम भी करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। यदि हम लोग अपने भारत का बात करें कि सबसे ज्यादा आपको आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे देखने को मिलते हैं, या फिर देखने को नहीं, कहाँ से चलते हैं, यानी कि भारत में जो अधिकतर हमारा आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से चलते हैं? तो वो आपका चलता है छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन से। इसका मतलब ये हो गया कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो भी हमको रॉ मटेरियल चाहिए वो अधिकतर कहाँ से मिलता है हम लोगों को? छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन से मिल जाता है। ठीक है, आगे इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री। इंडिया, हालांकि ठीक है इंडिया हमारा स्टील के प्रोडक्शन में 9वें नंबर पे आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये तो बहुत एक अच्छा रोल प्ले करता है ना। स्टील के प्रोडक्शन में ये भी एक अच्छा रोल प्ले करता है, लेकिन बट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। मतलब ये हो गया कि भारत भी स्टील को बनाने में पीछे नहीं है, वो भी 9वें नंबर पे है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग अपने पूरे एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। मतलब कि हमारे पास क्षमता तो हमारे पास है कि हम भी सबसे ज़्यादा स्टील बना सकते हैं, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। हमारे पास उतना, यानी कि हमारे पास उतना पोटेंशियल ही नहीं है। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि हमारे पास पोटेंशियल है, यानी कि हमारे पास क्षमता है कि हम लोग स्टील को और से और प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उस पोटेंशियल का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? कुछ रीजन्स हैं उसके पीछे। जैसे देखिए, हाई कॉस्ट
एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। देखिए आपको मालूम है कि स्टील को बनाने में कोकिंग कोल का इस्तेमाल पड़ता है ना, उसका जरूरत हमको पड़ता है, लेकिन कोकिंग कोल जो है ना बहुत महंगा होता है। देखिए हमारे पास सामान है, यानी कि स्टील को बनाने में, आयरन को बनाने में जो भी चीज़ें चाहिए वो हमारे पास है, ऑलरेडी है, लेकिन हम लोग उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल ना कर पाते हैं, इसीलिए इस प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं हो पाता है। जैसे पहला कारण यहाँ पे ये है कि क्यों नहीं आप पोटेंशियल का इस्तेमाल कर पाते अपने पूरे पावर का। जैसे पहला बात तो कोकिंग कोयल बहुत महंगा होता है, दूसरे बात वो बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये पहला रीजन हो गया जिसके वजह से हम लोग ज़्यादा स्टील का या फिर आयरन का प्रोडक्शन नहीं कर पाते, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है, देखिए दूसरा रीजन है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी कि लेबर भी अपना जो है पूरा ध्यान इसमें नहीं लगाता है। लेबर भी ठीक है काम करेंगे काम नहीं करेंगे, यानी कि वो उसके मन के ऊपर डिपेंड है। यदि वो अपना पूरा ताकत लगा के, पूरा अपना पोटेंशियल लगा के, पूरा अपना लगन लगा के काम करे तो ऑब्वियस सी बात है स्टील का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे लेबर भी नहीं चाहता है, थोड़ा बहुत काम को ढिला देता है, हाँ कल करेंगे परसों करेंगे, इस प्रकार से। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी कि यहाँ पे बात हो रहा है बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का 24/7 आवर ना होना, ये भी अपने आप में एक समस्या है, ठीक है। आगे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बढ़िया से बिल्डिंग बना हुआ नहीं है, कहाँ पे बनाएंगे भाई, कहाँ पे रखेंगे स्टील को, है ना, ये भी बढ़िया नहीं है हमारे पास। आगे लोअर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा बहुत ही कम खर्च किया जा रहा है, बहुत ही कम पैसे को खर्च किया जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे देखो यदि आपको आयरन और स्टील बनाना है तो क्या वो बिना रिसर्च के हो जाता है? नहीं, उसके ऊपर स्टडी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत खोजबीन करना पड़ता है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, आपका पैसा लगेगा, है ना, वो कोई करना नहीं चाहता है। इसी के वजह से जो है भारत अभी फिलहाल स्टील के प्रोडक्शन में पीछे है। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसे कुछ 5 कारण थे जिसके वजह से भारत के पास क्षमता तो है कि ये स्टील का प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये 5 कारण है जिसके कारण से हम लोग स्टील के प्रोडक्शन में पीछे हैं। कोई समस्या है इसमें? तो ये 5 कारण आप लिख दीजिएगा, यदि एग्जाम में आएगा तब। आगे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि यही 5 तक ही हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, देखिए ध्यान से, लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI हैज गिवन अ बूस्ट टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लेकिन हमारे भारत में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में थोड़ा सा उछाल आया है। अभी के समय के अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत उछाल आया है, इंप्रूवमेंट इसमें हुआ है 2 कारणों से। पहला कारण क्या है, लिबरलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि हमने जो है ना बाकी कंट्री के लोगों के लिए भी इंडिया को खोल रखा है। मतलब खोल रखा है मतलब क्या हुआ कि यदि कोई दूसरा कंट्री का आदमी या फिर कोई दूसरा कंट्री का कंपनी भारत में आके अपने कंपनी को सेटअप करना चाहता है, आयरन एंड स्टील कंपनी खोलना चाहता है, नए सामानों को बनाना चाहता है, तो उसको फुल परमिशन है। यही हम लोग कहलाता है लिबरलाइजेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि दूसरे कंट्री के लोग यदि यहाँ पे आके इंडस्ट्री सेटअप करना चाहें तो उसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो, इसी को हम लोग कहते हैं लिबरलाइजेशन। पूरा छूट हो, पूरा वो भी बिजनेस कर सकता है यहाँ पे आके, ये हो गया हमारा लिबरलाइजेशन। और दूसरा हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि दूसरे कंट्री के लोग अपने पैसे को लगाकर किसी दूसरे कंट्री में फैक्ट्री सेटअप करना, इसी को हम लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए सपोज अमेरिका का एक आदमी है जो कि अपने पैसे को लगाकर भारत में एक बड़ा सा आयरन एंड स्टील कंपनी खोलना चाहता है, तो वो हमारा कहलाएगा, उसके द्वारा जो पैसा दिया जाएगा वही हमारा कहलाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और वो भारत में पैसा क्यों लगा पा रहा है, क्यों स्टैब्लिश कर पा रहा है, बिकॉज यहाँ पे लिबरलाइजेशन है, यानी कि सबको छूट है। तो ये लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत हमारे इंडिया में आयरन एंड स्टील के मामले में खास करके उछाल आया है, थोड़ा बहुत तरक्की इसमें हुई है, इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए यहीं पे हमारा जो है आयरन एंड स्टील कंपनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।